तो शायद लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ना। तो चलिए एक बार अपन वापस से करते हैं रिवाइज, फिर बढ़ेंगे आगे। तो हमने कहा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कौन सी थ्योरी समझाती है? बिग बैंग थ्योरी। इसके हिसाब से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का टाइम 13.8। अर्थ कब ओरिजिनेट हुई? 4.5 बिलियन ईयर एगो। लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 4 बिलियन ईयर एगो। फिर अपन ने कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए थ्योरी है, सबसे पहले पेन स्पर्मिया थ्योरी, दूसरा स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुई पास्चर ने किसे रिजेक्ट किया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। फिर अपन ने बात करी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाती है ओपरिन हेल्डेन थ्योरी। ओपरिन हेल्डेन थ्योरी के हिसाब से केमिकल इवोल्यूशन पहले हुआ कि ओरिजिन ऑफ लाइफ? पहले क्या हुआ? केमिकल इवोल्यूशन। फिर हमने कहा केमिकल इवोल्यूशन में एलिमेंट से कौन बन गए? यहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। ईयर कौन सा था? 1953। फिर हमने कहा कि इसके अंदर रिएक्टेंट कितने थे? 4। कौन कौन? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। प्रोडक्ट क्या बना? अमीनो एसिड्स। फिर हमने कहा टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री टेम्परेचर। फिर अपन ने कहा कि मीटरॉइड कंटेंट भी इस चीज को प्रूव करते हैं। और फिर हमने कहा कि ये जो जाइंट मॉलिक्यूल थे, इनसे समहाउ फॉर्मेशन हुआ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल का, जिसको हमने कहा नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कब ओरिजिनेट हुआ? 3 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट सेल कब ओरिजिनेट हुई? 2 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेल का ओरिजिन हुआ। फिर हमने कहा कि अब पहले हम क्या मानते थे, इवोल्यूशन होता है कि नहीं? नहीं। तो हमने कहा कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर कहा गया कि अर्थ की एज कितनी है? 4000 साल। कहा बायोडायवर्सिटी हमेशा से ऐसी ही है। फिर कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आज आपको दिखाई देते हैं, ये ऐसे ही क्रिएट हुए थे और भविष्य में भी ऐसे ही रहने वाले हैं। फिर हमने कहा कि डार्विन साहब गए जो है वॉयज पर। शिप का नाम? डार्विन के सिमिलर काम किसने किया? AR वेलेस। कहां पे काम किया था? मलय आर्चिपेलागो। फिर हमने कहा कि इन्होंने सबसे पहली बात कही कि जितने भी मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म हैं, वो न केवल आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, बल्कि उनके साथ भी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर अगला अपन ने कहा कि जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, उनके अंदर बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। ये जो वेरिएशन है, इसमें हमने कहा कुछ कैरेक्टर जो कि सरवाइव करने में मदद करें, उन्हें कहा जाएगा बेनिफिशियल कैरेक्टर। जिनमें बेनिफिशियल कैरेक्टर्स होंगे वो रिप्रोड्यूस ज्यादा करेंगे कि कम? तो हम कहेंगे कि नेचर ने इनको सिलेक्ट किया। इसी चीज को डार्विन ने क्या कहा था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिर हमने कहा कि ओरिजिन, अगर हम देखें कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या हैं, तो सबसे पहले पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट की सॉफ्ट। कैसी रॉक से मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। पहले पाए जाने वाले लाइफ फॉर्म सिंपल थे कि बाद वाले? पहले वाले सिंपल थे, जबकि जो बाद में मिले वो कैसे थे? कॉम्प्लेक्स थे। फिर हमने कहा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। फिर कहा कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म या कुछ एक फॉसिल एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के अंदर ही पाए जाते हैं। यहीं पे हमने कहा कि डेटिंग के लिए मेथड कौन सा? रेडियो एक्टिव डेटिंग। फिर हमने कहा कि जो डायनासोर्स वाला डायग्राम था, उसमें बताओ 3 सींग किसके थे? ट्राइसेरोटॉप्स। सबसे लंबा कौन था? टायरेनोसोरस। पीठ पे बोनी प्लेट कौन सा था? स्टीगोसोरस। फिर हमने कहा कि सबसे बड़ा कौन? टायरेनोसोरस रेक्स। फिर जो डायनासोर नहीं था पर रेप्टाइल था और उड़ता था, टेरेनोडॉन। रेप्टाइल और बर्ड के बीच की मिसिंग लिंक?
आर्कियोप्टेरिक्स। और पूरे डायग्राम में वो एनिमल जो अभी भी पाया जाता है, क्रोकोडिलियंस। फिर अपन ने बात की अगली, जहां हमने कहा कि जो है आपको और जो है एविडेंसेस मिलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से, जिसके अंदर हमने कहा होमोलोगस ऑर्गन में ओरिजिन सेम कि अलग, और वहीं पर हमने कहा कि इनके जो फंक्शंस हैं वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट। पहला एग्जांपल लिया हमने, वेल, बैट, चीता और ह्यूमन के फोर लिम्ब। अगला वर्टिब्रेट हार्ट, फिर वर्टिब्रेट ब्रेन। फिर अगला एग्जांपल क्या लिया हमने यहां पर, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा। थॉर्न का काम प्रोटेक्शन और टेंड्रिल का काम सपोर्ट। दोनों डेवलप किससे होते हैं, एक्सियल बड से। फिर हमने कहा इसकी जस्ट अपोजिट कहानी है एनालॉगस ऑर्गन। क्या एनालॉगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री बताता है, नहीं। इसके मामले में ओरिजिन अलग, जबकि फंक्शन सेम होता है। एग्जाम्पल में लिया हमने जैसे कि किसी इंसेक्ट और बर्ड के विंग्स को ले लें। अगला एग्जाम्पल अपन ने लिया आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल। अगला अपन ने लिया फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फिर लिया पोटैटो और स्वीट पोटैटो। तो पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है। फिर हमने बात की मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ न कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन और जीन्स के लेवल पर सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, जो इस बात को बताती हैं कि इनका कहीं ना कहीं कॉमन ओरिजिन है। अगले अपने को एविडेंस मिलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हमने जितनी भी ब्रीड डेवलप करी हैं वो सेम ग्रुप से आती हैं कि अलग अलग, सेम ग्रुप से आती हैं। तो हमने कहा कि अगर ह्यूमन यही काम हंड्रेड्स ऑफ ईयर में कर सकता है, तो क्या नेचर ने यही काम मिलियंस ऑफ ईयर में नहीं किया होगा। फिर अगला अपन ने कहा कि हमें एविडेंस मिलता है नेचुरल सिलेक्शन से। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की स्टडी कहां करी, इंग्लैंड में। कब करी, 1850 से 1920। 1850 के समय इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाइट वाले मौत ज्यादा थे कि डार्क, लाइकेन थे कि नहीं, ट्री ट्रंक लाइट कलर की डार्क। इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय यानी कि 1920 में किया तो लाइकेन थे कि नहीं, नहीं थे, क्योंकि लाइकेन होते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। जो भी पॉल्यूटेड एरियाज होंगे वहां लाइकेन नहीं मिलेंगे। फिर हमने कहा कोल्ड डिपॉजिट सूट्स वगैरह की वजह से ट्री ट्रंक का कलर कैसा हुआ, डार्क। तो अब प्रेडेटर ने स्पॉट किसे किया, व्हाइट वाले को। तो नंबर डार्क का ज्यादा हो गया जबकि व्हाइट वाले का कम। तो क्या दोनों में से कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट हुआ था, नहीं। अब यहां अगली बात आती है कि अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो जैसे अपन ले सकते हैं, पहला तो देखो अपन यहां जो बात कर रहे थे वो बात चल रही है अबाउट नेचुरल सिलेक्शन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की। और नेचुरल सिलेक्शन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब है मैन मेड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैन मेड। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस सिलेक्शन के लिए ह्यूमन इन्वॉल्व था, इस सिलेक्शन में ह्यूमन इन्वॉल्व था। पर क्योंकि हम इसे नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं, तो क्या इसमें हमने अपना कोई टारगेट डिसाइड किया है कि हमें इस तरीके की ब्रीड डेवलप करनी है, नहीं। हमारी इच्छा नहीं है कि हमें ऐसा करना है, पर हमारे इन्वॉल्वमेंट की वजह से, हमारे कुछ कामों की वजह से इस तरीके के एक्शंस हुए। तो उसको हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब इसके अंदर पहला अपन ने लिया कि अगर हम करें एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, किसका यूज कर लें, हर्बिसाइड का। हर्बिसाइड बेटा किसे डिस्ट्रॉय करने को यूज किए जाते हैं, हर्ब्स को। तो होता यह है कि जब अपन खेत में प्लांटेशन करते हैं तो उसमें साथ में कुछ हर्ब्स आ जाती हैं। अब जो हर्ब्स हैं उन्हें निकालने का पहला तरीका यह है कि मैनुअली प्लग करके निकाला जाए, जो अपने आप में काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए
जो कि हर्ब्स को खत्म कर देते हो। जैसे आपने बायोटेक के अंदर शायद ग्लाइफोसेट का नाम सुना होगा। तो ग्लाइफोसेट जैसे कुछ केमिकल्स हमने बनाए जो कि काम किस पे करते हैं, हर्ब्स पे, और हर्ब्स को खत्म कर देते हैं। हर्बिसाइड के बाद फिर हमने कहा इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड कौन हुए? तो ऐसे केमिकल जो किसके अगेंस्ट काम करते हो, इंसेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो के बारे में, तो वहां डीडीटी क्या है, इंसेक्टिसाइड है। ऐसे ही कॉकरोच को आपने पेस्ट कहा था ना, माउस को भी आप पेस्ट कहेंगे। तो इन्हें खत्म करने के लिए जो केमिकल यूज करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, पेस्टिसाइड। तो अपन ने कहा पहला हमने क्या किया, एक्सिस यूज किया हर्बिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का। यहां पर दूसरा अपन ने कहा कि हमने यहां पर यूज किया एंटीबायोटिक का। किसका यूज किया बेटा, एंटीबायोटिक का यूज किया। और एंटीबायोटिक का यूज किसके अगेंस्ट, तो हमने यहां पर यूज किया अगेंस्ट माइक्रोब। और जब मैं एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूं तो ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, बैक्टीरिया। तो यहां माइक्रोब का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया। तो जैसा हमें पता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो हमें मिला वो था पेनिसिलिन। तो जब पेनिसिलिन बैक्टीरियल डिजीज को या बैक्टीरिया को कंट्रोल कर पा रहा था, तो क्या हुआ कि धीमे धीमे करके हम जब भी बीमार हुए तो बीमार होते ही हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स लेना शुरू किया। कायदे से हमें एंटीबायोटिक बहुत कम लेने चाहिए थे या कम ही लेने चाहिए। जहां तक हो आप एंटीबायोटिक लेने से बचें। एंटीबायोटिक लेना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। तो दूसरा अपन ने कहा कि यूज ऑफ एंटीबायोटिक अगेंस्ट माइक्रोब। अगला हमने कहा कि यहां पर ले लेते हैं ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोट्स। हमने ड्रग यूज किए, और ड्रग किसके अगेंस्ट यूज किए बेटा, यूकैरियोट के। अब ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोट में अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम जब बात करते हैं ना हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में, या हम बात करते हैं प्रोटोजोअन इन्फेक्शन के बारे में, तो प्रोटोजोआ के मेंबर कौन है, यूकैरियोट है। हेलमिंथ भी कौन है, यूकैरियोट है। उनके अगेंस्ट अपन ड्रग यूज कर रहे हैं। जब इन्हें यूज किया जाता है तो इनके यूज करने की वजह से देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। तो यहां बेटा डेवलपमेंट किसका होता है, रेजिस्टेंट वैरायटीज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो अपन ने कहा कि डेवलपमेंट होगा यहां रेजिस्टेंट वैरायटीज का ओवर मंथ्स और ईयर्स। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कुछ मंथ्स में हो जाएगा या फिर कुछ ईयर्स के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब कि यहां पर ये जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, इन रेजिस्टेंट वैरायटीज का डेवलपमेंट ज्यादा टाइम स्पेन में हुआ कि कम, क्या हुआ, कम टाइम स्पेन में। कैसे समझते हैं? पहले क्या था कि जैसे ही हमें एस्टेब्लिश हुआ कि भाई मलेरिया के लिए मॉस्किटो जिम्मेदार है, जैसे अपने को पता चला कि मलेरिया के लिए मॉस्किटो या फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो पैथोजन है कि वेक्टर, कौन है, वेक्टर। पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम। तो हमें लगा कि यार हम दवाई खाएं मलेरिया होने पे, उससे अच्छा ये कि हम मच्छर को ही मार देते हैं। अगर मच्छर मर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मलेरिया के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, जब अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, तो वहां एनसीईआरटी लिखती है कि मलेरिया हैड स्टैगरिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग इफेक्ट का मतलब है, हमने हाल फिलहाल के समय पे जो सबसे गंभीर बीमारी देखी वो था कोविड। पर कोविड की वजह से भी ह्यूमन पॉपुलेशन घटी नहीं, ह्यूमन पॉपुलेशन कम नहीं हुई। पर मलेरिया की वजह से कई बार ऐसी स्थिति आई है कि मलेरिया ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निपटाया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बजाय बढ़ने के क्या हुआ, कम हो गई। तो हमने सोचा कि सब मॉस्किटो कंट्रोल करते हैं। मॉस्किटो में पहले से ही दो तरीके के मॉस्किटो पाए जाते थे। एक तो थे डीडीटी सेंसिटिव, पहले वाले कौन रहे, डीडीटी सेंसिटिव थे। और दूसरे थे जो कि डीडीटी रेजिस्टेंट थे। अब जो डीडीटी रेजिस्टेंट थे ये बने थे डीडीटी सेंसिटिव में म्यूटेशन से। बने किससे, डीडीटी सेंसिटिव में जब म्यूटेशन हुआ
तो म्यूटेशन की वजह से डेवलपमेंट किसका हुआ? रेजिस्टेंट का। तो अगर सेंसिटिव में म्यूटेशन से हुआ तो म्यूटेशन कोई बहुत कॉमन चीज तो है नहीं, रेयर फिनोमिना है। अगर रेयर फिनोमिना है, नंबर क्या था? ज्यादा था। अब हमने क्या किया? तो अगर सेंसिटिव में म्यूटेशन से हुआ तो म्यूटेशन कोई बहुत कॉमन चीज तो है नहीं, रेयर फिनोमिना है। अगर रेयर फिनोमिना है तो इसका मतलब हुआ कि यहां इनका नंबर पहले क्या था? कम। और जबकि सेंसिटिव वाले का नंबर क्या था? ज्यादा था। अब हमने क्या किया? हमने यहां पे यूज किया डीडीटी। क्या यूज किया बेटा? डीडीटी अपन ने यूज किया। और डीडीटी को यूज जब हमने किया तो यूज करने की वजह से जो डीडीटी रेजिस्टेंट जो होंगे, ये डीडीटी रेजिस्टेंट सरवाइव कर जाएंगे। भाई इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि डीडीटी सेंसिटिव जो है, इनकी डेथ हो जाएगी। जब अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा कि इनका नंबर धीमे धीमे करके कम होने लगेगा। अब पॉपुलेशन में ये जो कंडीशन है, अपन ने बात की थी ना बेनिफिशियल वेरिएशन, जब तक डीडीटी सीन में नहीं था तब तक क्या डीडीटी रेजिस्टेंट होना बेनिफिशियल वेरिएशन थी? पर अब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, और एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से जो डीडीटी रेजिस्टेंट होना पहले बेनिफिशियल वेरिएशन नहीं था, अब वो क्या बन गया? बेनिफिशियल वेरिएशन। तो इसकी वजह से अब धीमे धीमे इनका नंबर क्या होने लगा? ज्यादा। और जबकि इनका नंबर कंपेटिवली क्या रह गया? कम। हमें लगा कि यार फिर से मच्छर बढ़े, हमने फिर से डीडीटी का यूज किया। जब डीडीटी का यूज किया तो पहले हो सकता है ये फिर भी नंबर में ठीक ठाक रहे होंगे, तो फिर इनका नंबर घटा। जब ये नंबर घटा तो कुछ हद तक हमें लगा कि मॉस्किटो कंट्रोल हुए, पर जब यही काम रिपीटेडली बार बार किया जाता रहा तो धीमे धीमे करके इनका नंबर तो रह गया बहुत कम। ज्यादातर नंबर में कौन आ गए? रेजिस्टेंट। अब रेजिस्टेंट के ज्यादातर नंबर में आने की वजह से आज समस्या यह है कि आप चाहे डीडीटी स्प्रे करो या मत करो, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। या अगर अपन देखें तो हम अपने ही घर में जैसे ऑल आउट है, गुड नाइट है, हम जला के रखते हैं, क्या उसकी वजह से मच्छरों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मच्छर आराम से उसके ऊपर घूमता रहता है, क्योंकि जो मॉस्किटो है वो अब क्या हो गया? उसके लिए रेजिस्टेंट हो गया है। मॉस्किटो के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। क्या ये जितने भी काम हमने लिखे, क्या इनमें से कोई भी काम बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के संभव था? तो इसीलिए आपने क्या कहा इन्हें? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या हमने चाहा था कभी कि रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप हो? नहीं। पर रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप हुई। अब ऐसे ही अगर हम लें तो हम अपनी बॉडी में ही बात करें तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं। इंटेस्टाइनल फ्लोरा की अपन बात करते हैं। कभी कभी होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमें हो जाते हैं। जब इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि साहब जब भी इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक ली। अब वो जो बैक्टीरिया है वो भी तो दो तरीके का है, एक तो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। मान लो पहली बार मेरे अंदर इन्फेक्शन हुआ तो उस समय क्या रहेगा? सेंसिटिव वाले का नंबर ज्यादा था। मैंने एंटीबायोटिक खाई, सेंसिटिव वाला मरा, जबकि रेजिस्टेंट वाला मरा नहीं। पर क्योंकि ओवरऑल बैक्टीरियल पॉपुलेशन घट गई तो इस वजह से मुझे लगा कि मेरी जो डिजीज थी, डिजीज का ट्रीटमेंट हो गया। पर इधर जो रेजिस्टेंट है वो धीमे धीमे करके अपना नंबर बढ़ाएगा। फिर से नंबर बढ़ाया तो साहब महीने 2 महीने बाद मुझे लगा कि फिर वापस से समस्या हो रही है। फिर एंटीबायोटिक खाई। जब एंटीबायोटिक खाई और यही काम बार बार जब किया तो अब मेरी बॉडी के अंदर कौन रह जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। उसमें भी पहली बार मान लो हमने क्या किया कि हमें जब भी बीमारी हुई तो मान लो हमने एक एंटीबायोटिक लिया अमोक्सिसिलिन, तो उसके बाद जितने भी बैक्टीरिया मेरी बॉडी में बचे वो अमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट थे। अगली बार मैंने जब अमोक्सिसिलिन खाई तो उसने काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो हम पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा अच्छा ये नहीं, फलानी वाली एंटीबायोटिक लो, दूसरी एंटीबायोटिक। अब जो अमोक्सिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट था बैक्टीरिया, वो जरूरी तो नहीं है कि पेनिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट होगा। तो वो पेनिसिलिन से निपटा। पर
यहां जो बच गया वो अमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी है। तो बार बार एंटीबायोटिक का यूज करने की वजह से जो बैक्टीरिया डेवलप होता है उसको अपन बोल देते हैं कि काइंड ऑफ सुपर बग है। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जब एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि अब उस इंफेक्शन की वजह से पर्सन की डेथ भले हो जाए, पर क्या डॉक्टर्स उसकी मदद कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास या हम बात करें मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास केवल एंटीबायोटिक ही तो है कि आप एंटीबायोटिक को ज्यादा डोज में दे सकते हो भाई कंट्रोल करने के लिए। पर अगर ये इन्फेक्शन बार बार बना रहता है तो उसकी वजह से धीमे धीमे डेवलप क्या हो जाएंगे? सुपरबग। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हो? तो इसका मतलब है एंटीबायोटिक खाना ज्यादा चाहिए कि कम? जहां तक हो मिनिमम, जितना मिनिमम पे काम चले उतनी कम से कम एंटीबायोटिक। भारत में तो क्या होता है, डॉक्टर्स खूब धड़ल्ले से एंटीबायोटिक लिखते हैं। बाकी अगर हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि जब तक अगर कोई सर्जिकल केस नहीं है तब तक एंटीबायोटिक नहीं लिखनी है। और अपने यहाँ यह है कि आप जरा भी बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक लिखता है। तो एंटीबायोटिक ज्यादा लेना फायदेमंद है कि नुकसानदायक? अब यहां एनसीईआरटी कहती है, अच्छा देखो, इसी इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को शामिल कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? अगर हमने फैक्ट्रीज न लगाई होती तो क्या इस तरीके का सिलेक्शन ऑपरेट हुआ होता? नहीं। तो मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो था। अब इसमें एनसीईआरटी कहती है कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। तो कहा कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। It is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in organism। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को समझने में बच्चों को आती है दिक्कत, तो इसलिए इस लाइन को अपन खूब अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि यहां इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले कहा, क्या इवोल्यूशन, अगर हम डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करें, क्या इवोल्यूशन का जो फ्यूचर होगा या इवोल्यूशन की वजह से किसी स्पीसीज में आगे क्या होने वाला है, क्या उसे पहले से डिटरमाइन किया जा सकता है? इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अगर मैं कुछ ऐसे बात करूं कि अगर मान लो आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन मिलता है जिसमें पूछा जाता है 11 प्लस 6 बराबर कितना होगा, और हर कंडीशन में 17 ही होगा, इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन काइंड ऑफ डिटरमिन्ड है। ये इक्वेशन क्या है? डिटरमिन्ड है। वहीं पर कहा, क्या इवोल्यूशन ऐसी कोई डिटरमिन्ड प्रोसेस है? नहीं। कहा कि ये प्रोसेस कैसी है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसका जो एंड रिजल्ट है इज बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स। एंड रिजल्ट बेस्ड किस पर है? कई सारे फैक्टर्स पर बेस्ड है। तो अपन ने कहा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका एंड रिजल्ट कई सारे फैक्टर्स पर बेस्ड है। अब मान लो वहीं पर जैसे अभी हमने एक इक्वेशन की बात की, ऐसे ही अगर आपको एक इक्वेशन मिले जिसके अंदर 2 3 या 4 वेरिएबल्स मौजूद हो, तो क्या उस इक्वेशन को आप अरिथमेटिक नंबर में ये बता सकते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? नहीं बता सकते ना।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं कहूं कि अपने घर से यहां कोचिंग तक आना क्या आपकी लाइफ में एकदम डिटरमिन्ड प्रोसेस है या डायरेक्टेड प्रोसेस है कि नहीं? है? अब सुनो, आप जब अपने रूम से निकले तो उस समय आपकी इच्छा थी कि मेरे को कोचिंग जाना है, ठीक? अगर ऐसा हुआ कि रूम से बाहर निकलते ही आपका पैर मान लो डोरमैट में फंसा और आप गिर गए, आपके पैर में मोच आ गई, तो कोचिंग जाओगे कि हॉस्पिटल? आप बाहर निकले, कोचिंग, और आगे, और आप बाहर निकले, बाहर निकल के जो जीना था, ठीक, उस पे तभी पोंछा लगा था, आप फिसल के गिर गए और सीधे एक बार में पूरा एक फ्लोर नीचे, ठीक, डम 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 करते हुए। अब बोलो कोचिंग के हॉस्पिटल? अभी भी कोचिंग, ठीक। फिर इसके बाद अब बाहर निकले, अब जब बाहर निकले तो उस समय क्या था कि एक कुत्ते ने आपको देखा, आपने कुत्ते को देखा और कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया। अब बोलो, अभी कोचिंग? गजब, दौड़ दौड़ के कोचिंग, ठीक। तो चलो, अपन ने कहा कि क्या अपना जो है घर से कोचिंग तक आना एक ऐसी प्रोसेस है जिसका एंड रिजल्ट पहले से डिसाइडेड है? नहीं, जो एंड रिजल्ट है वो कई सारे फैक्टर्स पर बेस्ड है, ठीक। अब यहां पे एनसीईआरटी कहती है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स में एनसीईआरटी सबसे पहला कहती है चांस इवेंट इन नेचर। पहला फैक्टर क्या है? चांस इवेंट इन नेचर। आप देखें, अगर जो क्लाइमेटिक चेंज के बारे में हम डायनासोर्स के मामले में बात करते हैं, अगर वो क्लाइमेटिक चेंज ना आया होता तो जब डायनासोर फल फूल रहे थे तब क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि डायनासोर पूरी तरह गायब हो जाएंगे? किसी ने सोचा नहीं था ना कि डायनासोर पूरी तरह गायब हो जाएंगे। मतलब कि जो इवोल्यूशन है वो डिपेंड किस पर करता है? चांस इवेंट इन नेचर। अब भाई नेचर के अंदर कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, कई सारे परिवर्तन आते हैं। अगर इनमें से कोई भी परिवर्तन आया तो वो इवोल्यूशन के फेट को, इवोल्यूशन के फ्यूचर को बदल देगा कि नहीं? तो पहला कहा कि क्या हुआ यहां? चांस इवेंट इन नेचर। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें तो चांस इवेंट इन नेचर का ही एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर ये ड्रिफ्ट के थ्रू अलग ना हुआ होता, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ना हुई होती जिसमें ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया से अलग हो जाता, तो क्या आज ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स पाए जाते? बाकी दुनिया के जितने कार्निवोर्स हैं सारे कंगारुओं को खा पी के निपटा चुके होते अब तक। तो क्या ये चांस इवेंट इन नेचर पर बेस्ड है? दूसरा कहा कि दूसरा वेरिएबल क्या है? चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दीजिए, ये जो इवेंट है, क्या ये इवेंट चांस इवेंट है? कभी भी हो सकते हैं। ना हो तो कहो 10,000 साल कुछ भी ना हो, और हो तो अगले पल का पता नहीं है। तो इसका मतलब एक ऐसा है बाई चांस है। दूसरा कहा चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या कहा? चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो म्यूटेशन है, क्या म्यूटेशन कब होगा, कितना होगा, कौन से जीन में होगा, क्या ये चीज पहले से डिसाइडेड है? नहीं। यानी कि म्यूटेशन भी अपने आप में एकदम चांस इवेंट है। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है? म्यूटेशन। और वहीं पर नेचर में अगर हम बात करें तो नेचर के अंदर क्या हो सकता है? कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं, कई सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर या दोनों फैक्टर अगर चेंज हुए तो चेंज होते ही इवोल्यूशन का जो फ्यूचर है, इवोल्यूशन का जो फेट है, वो चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब क्या इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस है जहां आप कह सकते हैं कि मैं पॉइंट ए से शुरू करके पॉइंट बी पर जाऊंगा? नहीं। हमको नहीं पता कि इवोल्यूशन अब पॉइंट बी पे पहुंचेगा कि सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, ये कहां जाएगा? ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हुआ या नहीं। इसी केस में अगर अपन बात करें, हमने कहा था सेंसिटिव से रेजिस्टेंट म्यूटेशन की वजह से बने, या हमने जैसे जब बात की इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में, तब भी तो हमने कहा कि लाइट कलर से जो डार्क कलर वाला था म्यूटेशन की वजह से बना। अगर मान लो ये म्यूटेशन ना आया होता और यहां रेजिस्टेंट वैरायटी पहले ना बन गई होती तो डीडीटी को यूज करते ही सारे मच्छर खत्म हो गए होते। तो इसका मतलब है कि ये क्या था? चांस म्यूटेशन था। और
डीडीटी का इन्वेंशन या डीडीटी का बन जाना भी मच्छरों के हिसाब से अगर देखें तो नेचर में एक चांस इवेंट ही था, और ये दोनों चीजों ने इवोल्यूशन का जो फेट था उसको बदल के रख दिया कि नहीं? क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? फटाफट यहां तक लिखेंगे, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, फिर अपन बात करते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। मेल में वाई क्रोमोसोम खत्म होने वाला है? तो मैं एक बात देखूंगा, पढ़ूंगा कैसा क्या है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम अगर खत्म हो जाएगा तो एसआरवाई जीन तो वाई क्रोमोसोम पे ही होता है। हाँ, तो हो सकता है कि म्यूटेशन हो रहा हो। इवोल्यूशन अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। तो उसमें ये जरूरी थोड़ी कि अगली जनरेशन में ऐसा ही होगा। ह्यूमन के केस में इवोल्यूशन बहुत स्लो है। हो सकता है कि जो म्यूटेशन आ रहा है, म्यूटेशन अगली जनरेशन में नॉनसेंस म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाए, कोई मतलब ही नहीं रहे उसका। क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि म्यूटेशन कब कौन से जीन के अंदर होगा, तो हम रोकेंगे कैसे? हम्म। आगे बढ़े। देखिए, अब अगली जो बात आती है वो अपन बात करेंगे अबाउट अडाप्टिव रेडिएशन। तो देखो, जैसा मैंने कहा है कि जो डेफिनेशन है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इसीलिए डेफिनेशन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ें, और स्पेशली सबसे लास्ट बेंच पे बात करना मना है, इधर देखो, इधर। ठीक। तो अपन ने कहा कि अडैप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन कहती है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या कहा? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area. Starting from one point, तो स्टार्ट होता हो फ्रॉम वन पॉइंट एंड लिटरली radiating to other areas of geography.
और अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी में यहां आपका मतलब है हैबिटेट। तो अदर एरिया मतलब क्या हुआ, हम अलग अलग हैबिटेट की बात कर रहे हैं कि अलग अलग हैबिटेट में जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, अडाप्टिव रेडिएशन। अब डेफिनेशन पे सबसे पहले आते हैं। आपने क्या लिखा है, इवोल्यूशन एक स्पीसीज का या डिफरेंट स्पीसीज? मतलब अडाप्टिव रेडिएशन में जो स्पीसीज बने वो एक हो कि एक से ज्यादा? एनसीईआरटी में चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्या ह्यूमन एवोल्यूशन को अडाप्टिव रेडिएशन कहा जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहां स्पीसीज कितनी है, एक। जबकि यहां पे कहा स्पीसीज कितनी होनी चाहिए थी, अभी एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा स्पीसीज होती तो हम इसे क्या बोलते हैं, अडाप्टिव रेडिएशन। तो सबसे पहली बात अपने को जो समझ में आई कि ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट अडाप्टिव रेडिएशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन अडाप्टिव रेडिएशन नहीं है। यह एनसीईआरटी के क्वेश्चन का अपना हो गया आंसर। अब अपन ने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक। कहा कि अगली बात, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ये पूरी कहानी एक जियोग्राफिकल एरिया में चलनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, तो वहां जियोग्राफिकल एरिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया। मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स की, देन अगेन द एरिया इज ऑस्ट्रेलिया। मैं अगर बात करता हूं गैलापागोस आइलैंड्स की, तो वहां पे एरिया क्या है, गैलापागोस आइलैंड है। तो मतलब कि यहां पर जो जियोग्राफिकल एरिया है वो एक होना चाहिए कि आप एक साथ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी बात कर लो, या एक साथ आप एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी बात कर लो, नहीं। यहां पे सबसे पहले जियोग्राफिकल एरिया कितना होना चाहिए, एक। तो अपन ने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन जियोग्राफिकल, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। फिर आगे कहा स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि ये जो पूरी कहानी है इसमें एक पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। एक पॉइंट से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप जिनके बारे में बात करेंगे उनका एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। कौन होना चाहिए बेटा, कॉमन एंसेस्टर। तो इसमें कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और फिर कहा लिटरली। लिटरली का मतलब होता है कि यहां पे इसका कुछ ऐसा मतलब निकल रहा हो या ऐसा कुछ होता दिखाई दे, ठीक। जैसे कि अपन कभी कभी मान लो अगर कुछ वर्ड्स यूज करते हैं कि किसी पर्सन के लिए अगर मैं कहूं कि वो जो इंसान है वो लिटरली एकदम बेवकूफ है, तो वहां लिटरली का मतलब क्या है कि एकदम बेवकूफ के बराबर है। तो लिटरली का मतलब है क्या आपको यहां रेडिएट होते सीधे सीधे दिखाई देगा, नहीं। सीधे सीधे रेडिएट होते नहीं दिखाई देगा। आपको जो मतलब निकालना है या आपको जो समझना है कि लगभग एक पॉइंट से अगर रेडिएट हो रहा है तो मतलब कि अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जा रहा है। एक पॉइंट से अगर रेडिएट हुआ तो वहां से रेडिएट होकर के ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा आपको समझना होगा। क्या लिटरली आपको कोई रेडिएशन जैसा कुछ दिखाई देगा, नहीं। कि ये रास्ता यहां से वहां गया ऐसा नहीं दिखेगा आपको। आपको उस हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म है उनको आपको देखना है, उनका कॉमन एंसेस्टर समझना है, और फिर वहां से समझना है कि अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ गए। तो लिटरली वर्ड का मतलब क्या हुआ, यहां पे समझना है। फिर अपन ने कहा लिटरली क्या कर रहे हो, रेडिएट। रेडिएट का मतलब है कि यहां ये कॉमन एंसेस्टर है, और जब अगर रेडिएशन निकलता है तो रेडिएशन यहां से सारी डायरेक्शंस में जाएगा ना। जो रेडिएशन है वो यहां से सारी डायरेक्शंस के अंदर जा रहा होगा। तो कहा कि यहां से रेडिएट कर रहा हो टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी। यहां पे क्या हो, अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, यानी कि जो कॉमन एंसेस्टर था वो कॉमन एंसेस्टर जिस हैबिटेट में जिस जगह पे रह रहा हो उससे बनने वाले जो ऑफ स्प्रिंग है या उसकी जो अगली जनरेशन है
वो क्या वैसी ही जगह पे रहते रहे? नहीं, उन्हें अपना जो एरिया है, जो हैबिटेट है, वो हैबिटेट क्या करना होगा? चेंज। कारण समझो, अगर जो बनने वाले ऑफ स्प्रिंग हैं वो अगर उसी हैबिटेट के अंदर सारे के सारे रह गए तो उनके कैरेक्टर्स चेंज होंगे नहीं। अगर कैरेक्टर चेंज होने हैं तो इसका मतलब है हैबिटेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर पढ़ी हमने डेफिनेशन में क्या कहा? इवोल्यूशन ऑफ इन अ गिवन जियोग्राफिकल starting from a point and laterally radiating to other areas of geography। यहां जो इवोल्यूशन हो रहा है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? ये कैसा हो रहा है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। पर जब भी अगर ये डेफिनेशन सीधी की सीधी लिखी होगी तो हमेशा इसका मतलब क्या है? अडाप्टिव रेडिएशन। अब यहां अडाप्टिव रेडिएशन को पहले आसान भाषा में समझते हैं, फिर आएंगे अपन एक बार एनसीईआरटी पे। इंग्लिश में एक फ्रेज है, when you are in Rome, do as Romans do। when you are in Rome, do as Romans do। मतलब हम जब भी अगर किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो वहां के लोग जैसे हैं, वहां के लोग जैसा जो कुछ करते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उनके जैसे हो जाएं, उनमें मिल जाएं, या अपनी एकदम सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखें? हम कोशिश करते हैं ना उनके साथ घुल मिल जाएं, उनके जैसे हो जाएं। अब यहां पे इस कहानी को कुछ आप ऐसे समझिए कि जब अगर वहां जाकर के हम अगर मिलेंगे, उनके जैसे काम करेंगे, तो उसका मतलब है कि हम अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन थी वहां के कैरेक्टर्स की तुलना में नए कैरेक्टर शो करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अपन अगर मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर को बिहार प्रदेश का एकमात्र जिला पटना मान लेते हैं, ठीक? एकमात्र ही है। जितने बिहार के लोग होते हैं, बाहर किसी से पूछो कहाँ के हो, तो ज्यादातर सब पटना, ठीक? बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने ओरिजिनल लोकेशन बताते हैं, ठीक? तो मुख्य स्थान कहाँ है? पटना। अभी यहां चलो कहानी शुरू करते हैं। था क्या कि इनसे 3-4 पीढ़ी पहले तक घर के पास अच्छी खासी जमीन थी, वहां आराम से सब खेती कर रहे थे, सुकून से रह रहे थे। जैसे जैसे अगली पीढ़ियां आती गई, उनके हिस्से की जमीन बढ़ती चली जाएगी। तो जब जमीन बढ़ती चली गई तो उसकी वजह से अब खेती की जमीन क्या बची? कम। जब खेती की जमीन कम बची तो क्या उतनी जमीन से पूरे परिवार का भरण पोषण हो पाएगा? नहीं। तो अब उस कंडीशन में कुछ लोगों को माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा। माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा, ठीक? तो अब क्या हुआ कि साहब रोजगार समाचार में कुछ नौकरियों की वैकेंसीज निकली थी, और जो वैकेंसीज निकली थी वो इस परिवार के कुछ बालकों ने भरी, ठीक? अब जिन बालकों ने वैकेंसीज भरी, उनमें से मान लो एक की नौकरी जाकर के कहां लगी? मुंबई। एक को नौकरी कहां मिल गई? मुंबई। यानी कि बॉम्बे नौकरी मिली, ठीक? तो अब वहां बॉम्बे नौकरी मिली तो वो क्या किया? माइग्रेट करके वहां चला गया। और ध्यान रखें, ये जो हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं वो हम ऐसा नहीं करें कि साल 2 साल। यहां पे कहानी को जैसे मान लो कि मुंबई गया और जाने के बाद उसकी अगली 4 से 10 पीढ़ी वहीं रही, उसकी अगली 4 से 10 जनरेशंस वहीं पर बनी रही, मुंबई में ही बनी रही। अब इसी में से मान लो एक और बालक था, जिस बालक को अगर मान लेते हैं कि नौकरी इसे अपन मान लेते हैं चेन्नई मिली जाकर के, तो जब इसे चेन्नई जाकर के मिली तो ये जाकर के वहां पे रहने लगा। अब यहीं पे मान लेते हैं इनमें से एक था, उसने क्या किया कि आईएसआईएस में पर्चा भर दिया था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो आईएसआईएस वालों ने उसको बुला लिया कि आओ, बहुत जरूरत है तुम्हारी, ठीक? तो वो जाकर के कहां पहुंच गया? मान लो इराक, सीरिया वगैरह किसी जगह जाके पहुंच गया, तो वहां जाके उसकी पोस्टिंग हो गई, ठीक? और इनमें से मान लेते हैं कि एक बालक, उसने क्या किया, कैसे जुगाड़ लगा लोगों के, वो पहुंच गया मान लो यूएसए। ये कहां पहुंच गया? यूएसए जाके पहुंचा, ठीक? पर तब तक ट्रम्प चाचा आ गए, उन्हें लौटा दिया वापस कि जाओ वापस, या कोई जरूरत नहीं है, ठीक? तो अभी जरा कहानी समझे। जब अगर पटना में पूरा परिवार रह रहा था तो पूरे परिवार का खान पान, पहनावा, बोली भाषा, सारी चीजें एक जैसी ही थी। सारी चीजें क्या थी? एक जैसी थी। अब अगर मान लो यहां से जो माइग्रेट करके लेट से जाकर के चेन्नई पहुंचा,
अब वो चेन्नई में पहुंच करके अगर पटना का जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल भाषा है, उसमें अगर वहां बात करे तो क्या कोई उसकी बात समझेगा? नहीं। वो अपने घर पे जैसा जो कुछ खाना खा रहा था, अगर वो वहां जाके बाजार में वैसा ही खाना ढूंढे और कोशिश करे कि मैं वैसी ही चीजें खाता रहूं, तो क्या ये संभव है? नहीं। यानी कि उसे अपनी बोली भाषा है, कुछ हद तक अपने पहनावे में भी आसपास के लोगों जैसा परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसको अपने खान-पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हो सकता है कि एक जनरेशन तक उसको खुद को मतलब कहीं न कहीं वो अपनी रूट से कनेक्टेड फील कर रहा हो। अब उसके बाद उसकी अगली जनरेशन आई, उससे अगली जनरेशन आई। 2-3 जनरेशन बाद तो इस परिवार के जो बच्चे हैं, वो अपने आप को यहीं का मूल निवासी मान लेंगे। मान लेंगे कि नहीं? और यहाँ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कैरेक्टर्स पूरे-पूरे फॉलो करने लगेंगे। हो तो वही रहा है ना कि व्हेन यू आर इन रोम, डू एज़ रोमन्स डू। जब आप अगर चेन्नई में हैं, तो चेन्नई वाले जैसा काम करते हैं, आपको भी वैसा ही काम करना है। अब अगर देखें, तो आपको नहीं लगता कि अगले 4, 6, 10 जनरेशन बाद इन चारों परिवारों में एक दूसरे से काफी ज्यादा अंतर आ जाएगा? एक दूसरे से अंतर आ जाएगा ना? अब अगर आप कायदे से देखें, तो वर्ल्ड मैप पे ऐसा थोड़े कि चारों एकदम अलग-अलग 4 दिशाओं में गए हैं। एग्जैक्टली 4 दिशाओं में तो नहीं गए ना। पर ठीक है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से नई लोकेशंस पे गए हैं, तो हमने ऐसा माना कि ये लगभग इन्होंने क्या किया, रेडिएट किया, ओरिजिनल लोकेशन से नई लोकेशंस पर गए। तो हमने इसी चीज को क्या नाम दिया, अडैप्टिव रेडिएशन। क्योंकि यहां जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के आने का कारण था कि आप जब नई जगह पर जाकर के पहुंचे, तो वहां के माहौल के हिसाब से आपने अपने आप को अडाप्ट करने का, अपने आप को ढालने की आपने कोशिश करी ना। अगर ढालने की कोशिश करी, उसी वजह से तो इन सब में इतना परिवर्तन आया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन। अब जरा देखिए, पहला एनसीईआरटी यहां पर एग्जांपल लेती है डार्विन्स फिंचेस। पहला एग्जांपल क्या लेती है बेटा, डार्विन्स फिंचेस। और ये जो डार्विन्स फिंचेस हैं, ये आपको देखने को कहां मिलती है, गैलापागोस पे। कहां देखने को मिलती है, गैलापागोस। गैलापागोस एक आइलैंड नहीं है, लगभग 27 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, गैलापागोस आइलैंड्स। इनमें से सबसे बड़ा जो आइलैंड है, उसका नाम डार्विन के सम्मान में डार्विन्स आइलैंड रख दिया गया है। तो लगभग 27 आइलैंड का ग्रुप है। और मैंने आपको बताया था कि बने किससे हैं, वोल्केनिक इरप्शन से बने हैं। मतलब कि शुरू से यहां पे लाइफ नहीं थी। यहां जो डार्विन फिंचेस हैं, ये हैं छोटे छोटे। कलर कैसा है, ब्लैक। और हमने कहा कि ये ओरिजिनली कैसे थे, सीड ईटिंग। तो ओरिजिनली कैसे थे बेटा, सीड ईटिंग फिंचेस थे। तो ओरिजिनली आपने कहा कि सीड ईटिंग फिंचेस हैं। तो ये स्मॉल हैं, कलर में ब्लैक हैं, और ओरिजिनली क्या खाते थे, सीड। अब गैलापागोस को समझो। गैलापागोस है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका के कौन से कोस्ट, वेस्ट कोस्ट से, मेन लैंड से लगभग 900 किलोमीटर दूर यह गैलापागोस आइलैंड है। तो मेन लैंड से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 900। पहले जो डार्विन फिंचेस जिनको हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली वही साउथ अमेरिकन मेनलैंड पे पाए जाते थे। पहले कहां मौजूद थे, साउथ अमेरिकन मेनलैंड पे। साउथ अमेरिकन मेनलैंड से समहाउ, हो सकता है कोई बहुत बड़ा कोई अपन मान ले कि पेड़ रहा हो जो टूट के सी में गिरा, या समहाउ कोई बोट रही हो, या कैसे भी कोई तरीका रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आइलैंड्स भी टूट करके सी के अंदर फ्लोट करने लगते हैं। तो उनमें से किसी भी तरीके से, क्योंकि छोटी बर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है सी में 900 किलोमीटर माइग्रेट करके तो नहीं जा सकती। तो इनमें से किसी न किसी तरीके से ये जो है, ये जाकर के कहां पहुंच गए, गैलापागोस। तो गैलापागोस पे जो पहुंचे, वो ओरिजिनली आए कहां से, साउथ अमेरिका से। और साउथ अमेरिका से कहां पहुंचे, गैलापागोस। अब आगे जितना भी इवोल्यूशन है, वो सारा इवोल्यूशन कहां होना है, गैलापागोस पर।
तो मतलब ये जो सीड ईटिंग बर्ड हैं, ये सीड ईटिंग बर्ड अब आ कहां गई? गैलापागोस पर। कहां आई बेटा? गैलापागोस आइलैंड पर आई। और गैलापागोस आइलैंड के बारे में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जायंट टर्टल्स भी पाए जाते हैं। डार्विन ने उसके बारे में भी बात करी है। जब ये पहुंचे जाकर के गैलापागोस आइलैंड पर, तो उससे पहले वहां पे बर्ड्स वगैरह नहीं थी। तो बर्ड्स नहीं थी, हर जगह पे जहां कहीं भी अगर कोई एनिमल ने सरवाइव किया है, तो प्लांट हमेशा उसके पहले से मौजूद रहे हैं। तो वहां आइलैंड पे प्लांट्स तो पाए जा रहे थे, पर एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। जब ये बर्ड्स पहुंचे तो ओरिजिनली सीड ईटिंग थे, खूब सारे वहां पे ट्रीज थे। ट्री थे तो ऑब्वियस सी बात है सीड्स भी रहे होंगे, और सीड थे तो इन्होंने क्या किया? सीड्स को खाना शुरू किया। अब सीड का जो आउटर कवर है वो हार्ड है। अगर आउटर कवर हार्ड है तो मतलब कि बीक होनी चाहिए छोटी और मोटी। मतलब बीक का मोटा होना जरूरी है, जिससे कि जो सीड का आउटर कवर है उसको तोड़ा जा सके। और बीक कैसी थी? छोटी, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तो सीड थे नहीं, आराम से जमीन पे इनको मिल जाते थे। अब क्या हुआ? ये वहां रह करके ये आराम से सीड खाने लगे। अब जब सीड खाने लगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे करके इनकी जनसंख्या बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ी तो उसकी वजह से क्या हुआ? अब सीड्स पड़ने लगे कम। जब सीड्स कम पड़ने लगे तो उसके बाद क्या किया? इन सारी फिंचेस ने बुलाई एक मीटिंग। और मीटिंग बुला के इन्होंने कहा कि देखो अपन सारे लोग सीड्स खाते हैं और पूरे आइलैंड पे अब सीड्स होते जा रहे हैं कम। तो अपने में से कुछ लोगों को अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। जब ईटिंग हैबिट चेंज करनी पड़ेगी तो उसी में से कुछ ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम बन जाते हैं वेजिटेरियन फिंचेस। कुछ ने कहा कि हम कैसे बन जाते हैं बेटा? वेजिटेरियन फिंचेस बन जाते हैं। और ये जो वेजिटेरियन फिंचेस बने, इन्होंने क्या किया? आगे चल करके कैक्टस को खाना शुरू किया। वहां पे क्या मौजूद थे? कैक्टस। तो इन्होंने क्या किया? कैक्टस को खाना शुरू किया। जब कैक्टस को खाया तो कैक्टस के सरफेस पर अगर आप देखें तो जो उसका स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जो कांटे पाए जाते हैं। अब अगर बीक छोटी रहेगी तो वहां कैक्टस में से पल्प निकालने के लिए जब ये अपनी बीक यूज करेंगे तो इनकी आंखें या सिर में कहीं ना कहीं डैमेज आने के चांसेस हैं। अगर डैमेज आने के चांसेस हैं तो अब बीक छोटी रहे कि लंबी हो जाए, और उतनी ही मोटी रहे कि पतली हो जाए? पतली हो जाए। तो उनमें से हमने कहा था ना, हर एक पॉपुलेशन में बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। तो उनमें से कुछ ने प्रपोज किया कि हमारी भी कंपैटिबली लंबी है और पतली है, तो हम क्या कर सकते हैं? कैक्टस खा सकते हैं। अब ठीक है साहब, कैक्टस खाने लगे। तो मतलब जो सीड ईटिंग पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन पे फूड को एक्वायर करने का जो लोड था वो कंपैटिबली क्या हो गया? कम। अब ये यही कहानी कुछ सालों तक और चली। जब और चली तो वापस से क्या हुआ? फिर से सीड्स कम होने लगे। जब अगर सीड कम होने लगे तो फिर से एक मीटिंग। और इस मीटिंग में कुछ ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम बन जाते हैं इंसेक्टिवोरस फिंचेस। कैसे बन जाते हैं बेटा? इंसेक्टिवोरस फिंचेस बन जाते हैं। तो कुछ ने कहा कि हम क्या खाने लगेंगे? इंसेक्ट। अब जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट ऐसा तो है नहीं कि एकदम जमीन के सरफेस पे ही मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो अपना घर वगैरह या जहां रहते हैं वो ट्री ट्रंक में काफी अंदर किसी न किसी सर्वाइस या क्रैक के अंदर होता है। जब अगर अंदर की तरफ है तो इसका मतलब है बीक अब और ज्यादा लंबी होनी चाहिए, और ज्यादा पतली होनी चाहिए। तो जिनके पास बीक और ज्यादा लंबी और पतली थी वो कैसे बन गई? इंसेक्टिवोरस फिंचेस बन गए। तो अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके के जो फिंचेस हैं, इन सबका इवोल्यूशन कहां हुआ? गैलापागोस पर। जो हमने कहा कि यहां पर डिफरेंट स्पीसीज होनी चाहिए, तो ये जो फिंचेस हैं कुल मिलाकर के इनकी जो स्पीसीज गैलापागोस पर पाई जाती हैं वो लगभग 14 स्पीसीज हैं। कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 14। तो ध्यान दें, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कितनी है? 14 इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया गैलापागोस, starting from a point seed eating and literally radiating to other areas of geography। तो जो कैक्टस ईटिंग है वो ऐसी जगहों पे जाकर रहेंगे जहां कैक्टस इजीली अवेलेबल हो।
वहीं पर मान लो जो इंसेक्टिवोरस फिंचेस हैं वो ऐसी जगहों पे रहेंगे जहां पे पेड़ सड़ रहे हो, गल रहे हो, वहां इंसेक्ट्स के होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो क्या ये अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी के अंदर गए? यस। तो पहला एग्जांपल अपने पास क्या हो गया? डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस के बाद पहले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? पक्की बात? आप देखो, डार्विन फिंचेस के बाद दूसरा एग्जांपल आपके पास है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अगला क्या आ जाता है बेटा? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आ जाता है। तो अगला अपन ने कहा कि एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, इन सबका इवोल्यूशन कहां हुआ? तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का जितना भी इवोल्यूशन है वो कहां हुआ है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। इवोल्यूशन कहां हुआ इनका? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में जो इवोल्यूशन हुआ तो मार्सुपियल्स का कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। इन मार्सुपियल्स का क्या रहा? कॉमन एंसेस्टर था। अब जो ये कॉमन एंसेस्टर था, इसी कॉमन एंसेस्टर से यहां पर इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग मार्सुपियल्स का। तो जितने भी मार्सुपियल्स हैं इन सबका इवोल्यूशन केवल कहां पर कहां पर हुआ? तो अपन ने कहा ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल्स का इवोल्यूशन हुआ तो उसमें देखो मार्सुपियल रेडिएशन में कौन कौन बना। तो हमने कहा कि इसी कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से डेवलपमेंट किसका हुआ? कंगारू का। इसी से कौन डेवलप हुआ? वोम्बैट। इसी से डेवलप हुआ बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट। हालांकि टाइगर कैट वाला डायग्राम गड़बड़ है, ये टाइगर कैट का नहीं है, डायग्राम है स्पॉटेड कस्कस का। तो एनसीईआरटी लिख देती है इसे टाइगर कैट। बाकी ये है बैंडेड एंट ईटर, जिसको नम्बैट भी कहा जाता है। इसी बैंडेड एंट ईटर का ही नाम क्या होता है? नम्बैट। तो अपन ने कहा कि ये जितनी भी वैरायटीज हैं या जितनी भी स्पीसीज हैं, ये सारी स्पीसीज इवॉल्व कहां पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी स्पीसीज इवॉल्व कहां हुई? ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हमने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया? ऑस्ट्रेलिया। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट मार्सुपियल एंसेस्टर एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी। तो अगर हम देख रहे हैं कि इन सब के अपने फिजिकल कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इनका हैबिटेट भी अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोआला को देख के समझ में आता है कि ट्रीज के ऊपर रह रहा होगा। वहीं जब मैं बात करता हूं कि ये आंट ईटर है, तो आंट ईटर का मतलब हुआ ऐसी जगहों पे जहां पे इसे आंट्स वगैरह दूसरे इंसेक्ट अवेलेबल हो, वहां पे जाकर के रहेगा। वहीं पर जो वोम्बैट है, ये थोड़ा सा मोटा सा और इसकी बॉडी पे हेयर्स जैसे दिख रहे हैं, तो मतलब कि ये थोड़ी सी ठंडी जगहों पे जाकर के रह रहा होगा। तो क्या ये अलग अलग हैबिटेट में जाकर के रहे? और अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से इनके अलग अलग कैरेक्टर्स इवॉल्व किए। अब इसके बाद अगली बात देखिए। फिर अगला जो आपको एग्जाम्पल मिलता है वो आपको मिलता है ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स का। तो तीसरा एग्जाम्पल बेटा किसका आता है? ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि केवल मार्सुपियल्स ही पाए जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स भी मौजूद थे। और जो प्लेसेंटल मैमल ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जा रहे थे, इन प्लेसेंटल मैमल्स ने भी क्या शो किया? अडाप्टिव रेडिएशन। तो इन प्लेसेंटल मैमल्स में भी क्या हुआ? अडाप्टिव रेडिएशन। कैसे? तो फिर वापस से एक बार देखते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में ध्यान से देखो, इधर इस वाले कॉलम के अंदर आपको क्या दिखाए हैं? प्लेसेंटल मैमल। ये जो प्लेसेंटल मैमल हैं, इनमें अगर आप देखें तो एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से मोल का डेवलपमेंट हुआ, आंट ईटर डेवलप हुआ, माउस था, लीमर है, फ्लाइंग स्क्विरल है, बॉब कैट है, वोल्फ है। इन सबका जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है? प्लेसेंटल मैमल से। तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल का एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक था, उसी कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से डेवलपमेंट किसका हुआ? प्लेसेंटल मैमल का।
अब यहां पर अपन ने कहा कि अपने को एनसीईआरटी ने अडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल कितने दे दिए? 3। पहला कौन है? डार्विन फिंचिस। दूसरा कौन? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तीसरा ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल। अब जरा फिर से अब ध्यान देंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं अडाप्टिव कन्वर्जेंस की। अब किसकी बात करने वाले हैं? अडाप्टिव कन्वर्जेंस। और जो अडाप्टिव कन्वर्जेंस है, ये क्या बताएगा बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमें अब बात करनी है अडाप्टिव कन्वर्जेंस के बारे में कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ कैसे और क्या क्या इसके अंदर हुआ। तो अडाप्टिव कन्वर्जेंस को आप समझो कि व्हेन टू और मोर adaptive radiation occur in an isolated geographical area, and organism from different origin migrate to similar habitat। तो ये माइग्रेट कर जाएं और माइग्रेट करके कहां चले जाएं बेटा? सिमिलर हैबिटेट के अंदर चले जाएं। तो माइग्रेट करके अगर ये चले जाएं सिमिलर हैबिटेट में, तो यहां पे कहानी समझिए। आपने कहा कि एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट होने चाहिए अडाप्टिव रेडिएशन कितने? एक से ज्यादा, दो हो या दो से ज्यादा। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने कहा था ओरिजिन कहां से था? पटना। एक इनमें से कहा गया था? मुंबई। एक को हमने भेजा था चेन्नई। एक गया था यूएसए। और एक को मान लो अपन यहां पे हमने कहा भेजा था? आईएसआईएस में। ठीक। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि एक और फैमिली है जिसको लेट से अगर अपन मान लें कि ये जो परिवार है ये हरियाणा में कहीं से है। ये परिवार कहां है? हरियाणा में कहीं से है। इनिशियली अगर आप देखें तो क्या इन दोनों परिवारों के बीच में सिमिलैरिटी है? नहीं, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। पर बाद में यहां से अगर मान लो एक मेंबर है जो माइग्रेट करके चला गया मान लो अमृतसर। ये माइग्रेट करके कहां गया? अमृतसर। दूसरा मान लेते हैं कि ये माइग्रेट करके चला गया अफ्रीका। ये माइग्रेट करके कहां गया? अफ्रीका। एक था जो माइग्रेट करके कहां पे पहुंच गया? मुंबई। जो माइग्रेट करके कहां गया? मुंबई। और एक इनमें से ये मान लेते हैं कि माइग्रेट करके लेट से चला गया ऑस्ट्रेलिया। ये माइग्रेट करके कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान दें, दो अलग अलग ओरिजिन के हैं, पर जब तक अगर ये सिमिलर हैबिटेट में नहीं जाएंगे तब तक क्या सिमिलर कैरेक्टर डेवलप होंगे? नहीं। यहां पे अब ये दोनों जो परिवार हैं, ये दोनों परिवार मान लो अगर एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स में रहते हो तो इनिशियली इन दोनों में काफी अंतर दिखाई देगा। पर अगली दो चार छह जनरेशन बाद फिर ये दोनों के जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो काफी कुछ सिमिलर से दिखाई देने लगेंगे। पर ये सिमिलर कब दिखाई देंगे? जबकि सिमिलर हैबिटेट में जाए कि अलग अलग हैबिटेट हो? हैबिटेट कैसा होना चाहिए? सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर हैबिटेट में जाते हैं तो फिर ये क्या बताएगा? अडाप्टिव कन्वर्जेंस। अब जो अडाप्टिव कन्वर्जेंस है उसके एग्जाम्पल में एनसीईआरटी लेती है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल।
तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये इंडिकेट क्या करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखिए, कुछ किताबों में या कुछ लोग ये कहते हैं कि पैरेलल इवोल्यूशन है। आई एग्री, पैरेलल इवोल्यूशन है, क्योंकि यहां ओरिजिन बहुत पास पास का है। दोनों फंडामेंटली है तो मैमल ही, और सिमिलर हैबिटेट में गए। पर हमारी एनसीईआरटी ने हमें पैरेलल इवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाई है। हमारी एनसीईआरटी साफ कहती है कि ये एग्जाम्पल किसका है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। जैसे आप देखिए, यहां पे कहा कि ये इवोल्यूशन कौन है? कन्वर्जेंट है। प्लेसेंटल मैमल जो है, इनमें भी एडाप्टिव रेडिएशन है। ठीक। अब यहां अगर मैं इस डायग्राम में ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें चलता हूं वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलूं या नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये केस किसका बनता है? अडाप्टिव रेडिएशन का। किसका केस है? अडाप्टिव रेडिएशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि मुझसे अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो नम्बैट है और स्पॉटेड कस्कस है, ये क्या शो करते हैं, तो मैं कहूंगा अडाप्टिव रेडिएशन। वहीं पर अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फेलिंजर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं कहूंगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर से सुनो, अगर एनसीईआरटी ने पूछा कि आंट ईटर, लीमर, बॉबकैट और वोल्फ क्या इंडिकेट करते हैं, देन इट इज अडैप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन कहता है मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल माउस, फ्लाइंग फेलिंजर, तस्मानियन टाइगर कैट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि वोल्फ और तस्मानियन वोल्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देन दे रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ज्यादातर मामलों में जो क्वेश्चन है वो इसी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि अपन दो टेबल बना लेते हैं आराम से। अब मैच कराओ, अब जरा नाम देखते जाओ। यहां मोल है, इधर मार्सुपियल मोल है। क्या कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं, मैच हो जाएगा। आंटीटर और नम्बैट ये नाम मैच नहीं करते। हालांकि नम्बैट का नाम अपन ने कहा था ना कि नाम होता है इसका बैंडेड आंटीटर, तो है तो ये भी आंटीटर, पर यहां इसका नाम क्या दिया है? नम्बैट। तो इसका मतलब है पहला जो अपने को पेयर याद करना है वो है आंटीटर और नम्बैट। माउस, मार्सुपियल माउस नाम मैच करते हैं, छोड़ दो। लीमर, स्पॉटेड कस्कस अगला है जो कि आपको याद करना है कि लीमर के सिमिलर कौन है? स्पॉटेड कस्कस। उसमें भी ध्यान रखना कि लीमर कौन है? प्लेसेंटल मैमल है, और स्पॉटेड कस्कस कौन है? ऑस्ट्रेलियन है, मार्सुपियल है। फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फेलिंजर में फ्लाइंग वर्ड कॉमन है, फिर से छोड़ देते हैं। बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, कैट इज कॉमन, छोड़ दो। वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, वुल्फ कॉमन है, इसको छोड़ दें। मतलब कि आपको जो दो पेयर याद करने हैं, पहला आंट ईटर और नम्बैट, दूसरा लीमर और स्पॉटेड कस्कस। पहला क्या याद करेंगे? आंट ईटर और नम्बैट, दूसरा लीमर और स्पॉटेड कस्कस। ये दो पेयर्स अपने को याद करके रखने हैं। क्या इतनी बात हमें समझ में आई? अब यहां अगर अपने को अडाप्टिव कन्वर्जेंस वाली बात समझ में आ गई, तो अब इसके बाद अपन आते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाले पार्ट पर कि भाई इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो अब एनसीईआरटी बात करती है अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो देखिए जरा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में एनसीईआरटी साफ कहती है कि मान लो सबसे पहला जो फर्स्ट सेल बनी, सबसे पहले कौन बना बेटा? फर्स्ट सेल। ये जो फर्स्ट सेल थे, जितने भी सेल बने होंगे, ये सारे सेल कैसे रहे होंगे? सिमिलर। ये सारे सेल इनिशियली कैसे रहे होंगे? सिमिलर। बाद में इन फर्स्ट सेल में से म्यूटेशन हुआ कुछ के अंदर। म्यूटेशन सब में तो नहीं होता, तो अपन ने कहा म्यूटेशन इन फ्यू। जब अगर यहां म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन के बाद अब दो तरीके की सेल्स हमारे पास आई। एक तो जो है सिंपल अपन कहें कि फर्स्ट सेल जैसी थी, और दूसरा अपन ने कहा कि आगे म्यूटेटेड सेल। अब ये जो फर्स्ट सेल और म्यूटेटेड सेल है,
दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों का जो मेटाबॉलिज्म था वो अलग अलग रहा होगा. सो देयर वाज डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी. तो दोनों की जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी है वो अलग अलग रही होगी. जैसे ही मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अलग अलग रही तो इस मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी के अलग होते ही अपन ने कहा कि इवोल्यूशन यहां स्टार्ट हुआ. सो इवोल्यूशन स्टार्टेड. क्योंकि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है. जब तक वेरिएशन नहीं है तब तक इवोल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं. तो इवोल्यूशन के लिए अपने को क्या चाहिए था? वेरिएशन. तो जो वेरिएशन आई उस वेरिएशन की वजह से अब क्या स्टार्ट हुआ? इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन को समझने के लिए हम दो थ्योरीज की बात करते हैं. पहला अपन बात करते हैं बेटा लैमार्किज्म के बारे में. पहला किसके बारे में बात करते हैं? लैमार्किज्म. लैमार्किज्म को कहा जाता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन कहा जाता है. तो लैमार्किज्म है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. यानी कि इन्होंने कहा कि जिन ऑर्गन्स का ज्यादा यूज होगा वो ज्यादा डेवलप होते जाएंगे, यूज नहीं होगा वो ऑर्गन धीमे धीमे डिजेनरेट होता जाएगा. इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इसी का दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. यानी कि एक जनरेशन से जो कैरेक्टर मिले वो कैरेक्टर्स अगली जनरेशन के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं. तो इसको हमने कहा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. और ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को लेमार्क ने अपनी एक बुक के अंदर पब्लिश किया था. और बुक का नाम क्या था? फिलोसफी जूलॉजिक. तो इन्होंने पब्लिश किया एक बुक में. और बुक को बेटा क्या नाम दिया था? फिलोसफी जूलॉजिक कहा गया. तो ये बुक इन्होंने पब्लिश करी फिलोसफी जूलॉजिक. और मैंने शायद आपको बताया था कि बुक आई थी 1809 में. एंड इट वाज द ईयर व्हेन डार्विन वाज बोर्न. तो उसी साल इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी है. साइंटिस्ट का नाम क्या था? अपने को लेमार्क याद ही है, लिखने की जरूरत शायद नहीं है. तो लेमार्किज्म में अब क्या क्या बातें कही गई हैं उस पे जरा एक बार बात कर लेते हैं. पर पहले एक बार इतना लिख लो. लास्ट स्लाइड से रह गया. पहले जियोग्राफिकल चेंज बाद में इवोल्यूशन. वो अपन ने जो पटना वाला केस था वो हमने केवल समझाने भर के लिए कहा था. अगर मान ले लेट से अगर मुझसे ही कहा जाए कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो मैं जाऊंगा? नहीं. मैं तब जाऊंगा अगर मेरी पहले से जाने की इच्छा होगी तो. अगर मान ले मेरी इच्छा है कि मैं इंडिया में नहीं साहब विदेश में जाके सेटल होना है तो ही तो मैं जाऊंगा. अगर मेरे को नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा. तो उसका मतलब है कि जो म्यूटेशन है वो पहले से होना चाहिए तब चीजें काम करती हैं. अगले पेज पे आए. किसी का रह गया? नहीं. ये जितना भी हुआ इनके पास एक जीन होता है जिसको कहते हैं BMP4 जीन.
BMP4 का मतलब है बीक मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4। वो जो जीन है उसमें म्यूटेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके की बीक्स का डेवलपमेंट हुआ, और जिसके पास जैसी बीक थी उसने वैसी ही ईटिंग हैबिट डेवलप करी। नहीं, जैसी बीक थी वैसी ईटिंग हैबिट। बढ़े आगे। डन। तो देखिए, अब अपने को बात करनी है कि लेमार्क ने अपनी थ्योरी के अंदर क्या क्या बातें करी थी। तो सबसे पहले बस ध्यान दो, ये बात करते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। पहला इन्होंने किसके बारे में बात की है? इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में। क्या कहा है, जरा बात करना बंद करके एक बार सुन लेंगे। तो लेमार्क साहब ने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जितना कम है, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी उतनी ही सिंपल है, और जिसका लाइफ स्पेन जितना ज्यादा है उसकी जो बॉडी है वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने देखा कि गेहूं या चावल का पौधा जिसका लाइफ स्पेन 3-4 महीने 5 महीने होता है, और एक पीपल का पेड़ जिसका लाइफ स्पेन सैकड़ों साल में होता है, तो दोनों में से ज्यादा डेवलप्ड ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन दिखाई देता है? पीपल का पेड़। इन्होंने हिसाब ये लगाया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनली एक वाइटल फोर्स है। वाइटल मतलब जीवन, तो एक जीवन वाला फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये चाहता है कि ऑर्गेनिज्म समय के साथ और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा डेवलप्ड, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाए। तो इसके लिए वाइटल फोर्स कहां है? ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। क्या कहा? इसे इंटरनल वाइटल फोर्स नाम दिया। तो इंटरनल वाइटल फोर्स का एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो इनका कहना था कि साहब जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो उनका लाइफ स्पैन कम है तो सिंपल है। जबकि वहीं पर अगर हम बात करते हैं एलिफेंट, ह्यूमन जैसे एनिमल्स के बारे में, तो उनका लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो पहली ये बात करते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में। दूसरा ये कहते हैं न्यू नीड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो न्यू नीड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो अगली ये बात इन्होंने रखी, जहां पे ये कहते हैं कि जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होती है, जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंज आता है, तो उस हैबिटेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से जब अगर एनिमल को खुद को ढालना होता है, एडाप्ट करना होता है, तो उस अडेप्टेशन में नई नीड्स आएंगी या नई जरूरतें आएंगी। जो भी नई जरूरतें आएंगी उनके हिसाब से नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि मान लो, जब भी इन्होंने कहा कि अगर हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जब तक पानी में रहते थे तो उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या थे? गिल्स। बाद में जब उन्होंने डिसाइड किया कि पानी से माइग्रेट करके बाहर जमीन पे जाया जाए, तो जमीन पे क्या गिल्स काम आएंगे? नहीं।
तो अब जरूरत पड़ी नए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, और नए रेस्पिरेटरी ऑर्गन में यहां डेवलपमेंट किसका हुआ? लंग्स का। तो इन्होंने कहा कि न्यू नीड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो नई आवश्यकताओं के हिसाब से नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ये दूसरी बात रखते हैं। तीसरी बात ये रखते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये सबसे मेन बात कही जाती है। तो इन्होंने बात करी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इन्होंने देखा कि जो ब्लैक स्मिथ है यानी कि लोहार है, वो पूरे दिन हैमर चला रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर मसल्स का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो इन्होंने कहा कि जिन ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली या बार बार यूज किया जाएगा, तो वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होते चले जाएंगे। वहीं पे जिन ऑर्गन्स का यूज नहीं किया जाएगा, वो ऑर्गन धीमे धीमे डिजेनरेट होते जाएंगे। यानी कि नई नीड्स के हिसाब से जो नए ऑर्गन बने, उसके बाद अगर वही नीड बनी रही, तो उस ऑर्गन का बार बार यूज होता रहा, वो ऑर्गन और ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा। मान लो अगर अपने जो एक्वेटिक एंसेस्टर्स थे, वो कुछ समय के लिए जमीन पे आए, उनके अंदर लंग्स जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हुई, पर बाद में उनको लगा कि यार जमीन पे रहने का कोई फायदा नहीं है, वापस से पानी में चलते हैं, तो लंग्स जैसी स्ट्रक्चर क्या हो गई? डिजनरेट, क्योंकि उसका यूज हुआ या डिसयूज। तो इन्होंने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और चौथी बात ये रखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। चौथी बात क्या रखते हैं बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनका कहना यह था कि ऊपर वाले जितने भी प्रिंसिपल हैं, इन सारे प्रिंसिपल से जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, वो कैरेक्टर अगली जनरेशन के अंदर जाते हैं क्या? यस। तो इन्होंने कहा कि सारे कैरेक्टर अगली जनरेशन के अंदर जाते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने पहला एग्जाम्पल लिया लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। तो लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब ऑफ जिराफ का एग्जाम्पल यहां इन्होंने लिया। अब लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब ऑफ जिराफ के अंदर ये जो बात करते हैं, इन्होंने कहा कि साहब पहले जो जिराफ थे, इन जिराफ की गर्दन एकदम छोटी सी थी, और पैर भी इनके क्या हुआ करते थे? छोटे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जमीन पे जो घास उगी थी, उस घास को खाते थे। क्या खा रहे थे? घास। उसी समय हालांकि पेड़ भी पाए जाते थे जो ऊंचे ऊंचे थे, पर क्योंकि इनकी गर्दन और जो है फोर लिम्ब छोटे थे, तो इनके लिए जमीन की घास खाना आसान था। मतलब कि ये काफी कुछ शीप के जैसे दिखते रहे होंगे। बाद के समय में इन्होंने कहा कि साहब जो जमीन की घास थी वो तो हो गई खत्म, और उस घास के खत्म होने के बाद अब यहां केवल क्या बने रह गए? पेड़। अब इस कंडीशन में इस जिराफ को अगर यहां से पेड़ पे से पत्ती खानी है, तो पेड़ पे से पत्ती खाने के लिए अपने आगे वाले पैरों को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक? और अपनी गर्दन को भी क्या उठाना है? ऊपर। तो इन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ, तो मान लो पेड़ पे नीचे जो पत्तियां थी, वो पत्तियां खाई, पेट भरा। अब उसके बाद ये जो कैरेक्टर था, लंबी फोर लिम्ब और नेक वाला कैरेक्टर, ये अगली जनरेशन में पास हुआ, और अगली जनरेशन ने भी उन्हीं कैरेक्टर्स का यूज किया। मतलब कि अब जो ट्रीज थे, अब ट्रीज पे जो पत्तियां थी, वो केवल कहां रह गई? ऊपर, क्योंकि नीचे वाली पत्तियां सबने खा के निपटा दी। जब अगर ऐसा हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब जो जिराफ थे, इन जिराफ के मामले में फोर लिम्ब की लंबाई क्या हो गई? ज्यादा, और इनकी जो नेक थी वो भी क्या हो गई? लंबी। तो फोर लिम्ब की लंबाई ज्यादा हुई और नेक की लंबाई ज्यादा हुई, तो मतलब कि इनका कहना यह है कि जो लंबी फोर लिम्ब और नेक वाले जिराफ हैं, ये इवॉल्व किससे हुए हैं? छोटी फोर लिम्ब और नेक वाले जिराफ से। क्या यहाँ पे फोर लिम्ब और नेक का बार बार यूज होता गया? यस। क्योंकि बार बार यूज हुआ, तो इसीलिए इन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता चला गया ज्यादा। क्या ये बात हमें समझ में आती है? तो आज अपन रखते हैं यहां तक। कल एक बार बात कर लेंगे कि लैमार्किज्म की क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें कमियां कहां हैं, और फिर बात करेंगे डार्विनिज्म के बारे में। क्या हुआ? तुमने चप्पल फेंक दी गुस्से में? चलिए अब कल मिलेंगे।